से सपा बसपा कांग्रेस भाजपा राजनीति कर रहे हैं, मगर हम आए हैं तो इस यकीन के साथ कि क्यों हुकूमत करते हो जुल्म और तशद्दुद, नाइंसाफी, मस्जिद मंदिर, गीता कुरान के नाम पर 5 साल हमारे हाथ में ताकत आई, 50 साल तक इंशाअल्लाह कोई हटाने वाला पैदा नहीं होगा। मैं भला अपने कायदे मोहतरम शौकत अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लेकर के आए, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरम बड़े भाई शौकत अली साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये नुक्कड़ सभा और इस नुक्कड़ सभा में मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला सदर सिद्धार्थ अली साहब, अरे ठीक है, कोई बात, जनाब मेराजुल हक चौधरी साहब, जनाब हिदायतुल्लाह शमसी साहब, जनाब नईम अंसारी साहब, जनाब रिजवान खान साहब, जनाब आसिफ इकबाल साहब, जनाब शम्स तबरेज साहब, जनाब अब्दुल रहमान साहब, जनाब समीर चौधरी साहब, हाफिज अरबाब फारूकी साहब, जनाब सलमान मलिक साहब, शोएब आजम साहब और मेरे सामने बैठे इस इलाके के मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हम लोग आज से नहीं बल्कि पूरे 12 साल से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहर में, मुख्तलिफ गांव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पैगाम जब हम आवाम के दरमियान में देते हैं तो तरह तरह के सवालात, तरह तरह के इल्जामात हम पर लगाए जाते हैं। कोई हमें कहता है कि हम बीजेपी की बी टीम है, कोई कहता है कि तमाम सेकुलर पार्टियों के होते हुए MIM को उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहिए था, कोई कहता है कि MIM को उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, कोई कहता है कि हमारा उम्मीदवार बीजेपी के दफ्तर से भेजा जाता है, कोई कहता है कि मैं उठा करके पटक दूंगा, उसका दांत बत्तीसी बाहर आ जाएगी। इस तरीके के इल्जामात और तरह तरह की गालियां, तरह तरह की धमकियां हम लोगों को मिलते रहती है। खैर, हम मोटी चमड़ी के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की चमड़ी को एहसास नहीं होता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपके इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी के उन मुस्लिम चपरासियों को अपनी बात बता देना चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में क्यों आए। तुम्हारा कहना सही है कि तुम एक सेकुलर दल हो तो हमें उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहिए था। आप पढ़े लिखे लोग हैं, तारीख भी पढ़ते होंगे। हिंदुस्तान में देश की आजादी के बाद 3 सियासी पार्टी थी। एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग थी, एक हिंदू महासभा थी और एक कांग्रेस पार्टी थी। आजादी के बाद 1947 में दिसंबर के महीने में लखनऊ के रिफायाम क्लब में एक कन्वेंशन बुलाया गया, जिसमें हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वर मुसलमानों को इकट्ठा किया गया और कहा गया कि ऐ मुसलमानों, देश आजाद हो गया। इस देश के अंदर 3 सियासी पार्टियां हैं, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। कम्युनल ताकतें मजबूत न हो, उसके लिए हम
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ नहीं जाएंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को एक फिरका परस्त सांप्रदायिक पार्टी उस कन्वेंशन में कहा गया। साउथ के मुसलमान भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोग वहां थे। उन पर दबाव बनाया गया कि आप मुस्लिम लीग को खत्म कर दीजिए। कांग्रेस हमारी पार्टी है, मुसलमानों की अपनी कोई सियासी पार्टी नहीं होनी चाहिए। मुसलमान सेकुलर पार्टियों के साथ रहेगा, कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी मानेगा, नेहरू को अपना नेता मानेगा, इंदिरा को अपना लीडर मानेगा। हमारे बड़ों ने फैसला किया था, हमने लब्बैक कहा। हमने 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 60 साल से ज्यादा इस मुल्क में हुकूमत करने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी। आजादी के महज 50 सालों में कांग्रेस की हुकूमत में इस देश में 50,000 दंगे हुए। कितने? ये बात मैं फेंक नहीं रहा हूं नरेंद्र मोदी जी की तरफ, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। हम फेंकने वाले नहीं हैं, हम बैरिस्टर ओवैसी के शागिर्द हैं। जो बोलते हैं ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। इस देश में 50 सालों में आजादी के बाद 50,000 दंगे हुए। अगर एक दंगे में 5 आदमी मारा गया तो 50,000 दंगे में कितने लोग मारे गए? 2.5 लाख लोग, 2,50,000। जिसमें तारीख ये कहती है कि 90% मुसलमान मारा गया, यानी 25,000 अगर आप निकाल दे तो 2,25,000 मुसलमानों का कत्लेआम कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में देश की आजादी के सिर्फ 50 साल के अंदर हुए। कौन जिम्मेदार है? मुसलमान अपनी इबादतगाह को खो दिया, मुसलमान अपने नौजवानों को खो दिया। यही मेरठ का हाशिमपुरा है, रमजान का महीना, छुटपुट फसादात बाबरी मस्जिद के ताले को लेकर के हुए थे। हाशिमपुरा में पीएससी लगाई गई। रात को रमजान का महीना था, रात को 12 बजे के बाद नौजवानों को घरों से निकाला गया। 35 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग थे उन लोगों को कहा गया कि आप वापस चले जाइए। उनको घर में भेज दिया। जो 35 साल से कम उम्र के लोग थे उनको पीएससी की वैन में डाला गया और ले जाकर के गाजियाबाद की गंग नहर पर खड़ा करके उनको गोली मार दी गई, 47 लोगों को, जिसमें से 2 लोग बच गए झाड़ियों में लटक करके, बाकी 45 लोग मर गए। उनका गुनाह क्या था आज तक नहीं मालूम। 2 लोग बचे बेचारे मुकदमा लड़ रहे थे, जिन पुलिस वालों ने मारा था या तो वो मर गए या तो इंसाफ इतनी देर से मिला। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हाशिमपुरा, मलियाना, मुरादाबाद की ईदगाह, अलीगढ़ का फसाद, फिरोजाबाद का फसाद, भागलपुर का फसाद किसकी हुकूमत में हुआ? किसकी हुकूमत में हुआ? कांग्रेस की हुकूमत में हुआ। इस देश में हमारी, आपकी, दलितों की, ब्राह्मणों की, ठाकुरों की, बनिया की, सोनार की, मुसलमान की, हर किसी की पार्टी कांग्रेस की। सही है या गलत? लेकिन आज इस देश में 2,500 पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। कितनी? 2,500 पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। क्यों रजिस्टर्ड है? मैं आपको अपनी तरफ मुखातिब करना चाह रहा हूं। मैं आपको अपनी तरफ मुखातिब कर रहा हूं। मैं तारीख बयान कर रहा हूं। 2 घंटा पढ़ने के बाद मिलती है एक लाइन बोलने की। 2,500 पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। 1947 में कितनी थी?
मुसलमानों की कोई पार्टी कांग्रेस, दलितों की कांग्रेस, पिछड़ों की कांग्रेस, अहीरों की कांग्रेस, ठाकुरों की कांग्रेस, ब्राह्मणों की कांग्रेस, वर्मा की कांग्रेस, हर किसी की कांग्रेस। लेकिन 2500 पार्टियां क्यों बनी? सवाल तो यही। मराठाओं को जब इंसाफ नहीं मिला तो मराठाओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, अब हम कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। तो शरद पवार कांग्रेस से निकल करके अपनी पार्टी बनाया जिसका नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस रखा। इलेक्शन लड़ा, हुकूमत में आया, मराठाओं को इंसाफ मिल गया। तेलुगुओं ने कहा हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तेलुगु देशम पार्टी बनाई, चंद्रबाबू नायडू को नेता बनाया। वाईएसआर कांग्रेस बनाई, जगनमोहन रेड्डी को नेता बनाया, उन्हें इंसाफ मिल गया। नॉर्थ इंडिया में आइए आप, लालू यादव ने कहा पिछड़ों के साथ नाइंसाफी हो रही। हम पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव से या उनके वालिद मोहतरम से कि कांग्रेस पार्टी को आपने क्यों तोड़ा? आप ना तोड़ते। जब कांग्रेस से आपको गठबंधन ही करना था तो फिर आपने अपनी अलग पार्टी क्यों बनाई? कांग्रेस की हुकूमत में नाइंसाफी पिछड़ों के साथ हो रही थी तो लालू यादव खड़ा हुआ, बोला मैं पिछड़ों का नेता हूं, मेरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। नीतीश कुमार खड़ा हुआ, कहा मैं भी पिछड़ों का नेता हूं, तो उसकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड बनी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह खड़े हुए, बोले मैं यूपी के पिछड़ों का नेता हूं, तो समाजवादी पार्टी बनी। राजभर खड़ा हुआ, बोले पिछड़ों में राजभर को न्याय नहीं मिल रहा है, उसने भी बना लिया, पीला झंडा नेता बन गया। निषाद खड़ा हो गया, बोले पिछड़ों में निषाद के साथ नाइंसाफी, अब पिछड़ों में भी नाइंसाफी। पहले पिछड़े, उसके बाद पिछड़े में भी अलग अलग बिरादरियां। निषाद ने कहा हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, उसने भी अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता। 60% यादव पिछड़ा समाज, कितना? 60 ना समझो, 7। सपा वाले चपरासी कहिए 60, सही है ना? खूब चूतिया बनाए हम लोग के जब तक न जाने। हाँ, अब न चली। पहले कहा 24% यादव है, एमआईएम वाले घूम घूम कहा चालू किए 7% है, तो चुप, अब ना बोलते। 7% यादव अपनी पार्टी पिछड़ों के नेता मुलायम सिंह यादव। 11% निषाद, कितना? 11%। उसकी पार्टी, उसका नेता। पटेल 10%, उसकी पार्टी, उसका नेता। चाचा पियर का 4%। पियर का चाचा जानते हो? ना जानता? राजभर बगैर मात्रा वाले 4%। उनका नेता, उनका डंडा, उनका झंडा। अब तो इतनी ताकत में कह रहे हैं कि शौकत की जबान जो काटेगा 51 लाख देंगे। अरे तो आपके यहाँ का विधायक कह रहा है गाजर मूली की तरह काट दो। अरे हमको गाजर मूली की तरह क्या काट पाओगे यार? हम तो गाजर मूली कम पाया ज्यादा खाते। हम तो इतने सख्त है, तुम काटोगे भी तो नहीं कट पाएंगे। अच्छा, मैंने सुना कि जंगल में क्या बोला, बोले कपड़े उतारो चेक करो, मुसलमान तो नहीं। अबे तुझे क्या अपने घर रिश्ता करना था, चेक करवा रहा था? आप बताओ, अजीब अजीब हाल है। कह रहा है 21 मुस्लिम लड़कियों को। ये भाई तुम हारे हुए भाजपा के लंगड़े घोड़े हो, और लंगड़े घोड़े सुनो, तुम 21 बच्चियों को ले जाने की बात कर रहे हो। संभालना, ऐसा ना हो कोई मुसलमान खूबसूरत लौंडा तुम्हारी खिड़की से लेके निकल जाएगा, तब तुम चिल्लाते रहना मेरी बिटिया चली गई पुलिस स्टेशन में जाना। क्योंकि हम स्मार्ट है, खूबसूरत है, और हमारा शजरा, हमारी तारीख खूबसूरती से पट्टी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत, और दुनिया में सबसे खूबसूरत अब तक का इंसान अगर कोई आया तो मेरे आका थे, मेरे आका थे। तो हम उनके उम्मती हैं। अगर हमको कोई पसंद करता है तो इसमें हमारी गलती क्या है?
तुम्हारी कोई गलती तो नहीं है ना। लेकिन ये लोग कहते नहीं तुम्हारी गलती है, तुम ये नहीं कर सकते। ये मोहब्बत के दुश्मन है, क्योंकि आगे तो ये शादी नहीं करते। आप देखते आरएसएस वाले शादी नहीं करते। बीच में हम लोगों को बोले 19 बच्चे पैदा करो, 20 बच्चे पैदा करो, अपने लोगों को बोले। अच्छा, जो खुद नहीं शादी की वो दूसरों को सलाह दे रहे बच्चे पैदा करो। अब आप बताओ, उनके तो है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 8 बच्चे। हम तो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं कि कम से कम 12 हो जाए, 12 हो जाए। अल्लाह दे रहा है, हम ले रहे हैं ना, उसमें गलत क्या है? अरे जितनी आबादी देश में बढ़ेगी ये देश उतना ही मजबूत होगा। चाइना में देखो आबादी ज्यादा, कितना मजबूत है चाइना, है ना? चाइना मजबूत। तो हमारे देश में जितनी आबादी बढ़ेगी, हम तो कह रहे हैं आरएसएस वालों तुम लोग भी शादी करो, और 4 नहीं 40 पैदा करो, और 1 नहीं 4 शादियां करो, बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करो। हमसे क्यों तकलीफ है तुम्हें? हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए संविधान हमें मना करता हो। मेरे दोस्तों, बात इसकी भी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे कह रहा हूं, तमाम पार्टियां बन गई, हर पार्टी हर समाज के लोगों को इंसाफ मिला। आपको क्या मिला? आतंकवाद का झूठा मुकदमा, जेल की सलाखें, मसाजिद से लाउडर उतारे गए, मसाजिद तोड़े गए, मदारिस बंद किए गए, आतंकवाद का अड्डा कहा गया। हमारे आका की शान में गुस्ताखियां लगातार की जा रही, अम्मा आयशा को गालियां दी जा रही, अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान में गुस्ताखियां की जा रही है, दाढ़ी टोपी के नाम पर हमें लिंच किया जा रहा है, गोश्त खाने पर पाबंदी लगाई गई। सही है गलत है? फेक तो नहीं रहा हूं, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। 2014 से अब तक 200 लोगों की मॉब लिंचिंग कर दी गई। कितना? 200, और उसमें से 200 मुसलमान। क्यों? हम इस देश के बाशिंदे नहीं, इस देश को आजाद हमने नहीं करवाया, इस देश के लिए हमने कुर्बानी नहीं दी। सुनो, मैं आपको एक की बात बता रहा हूं, ऐसे 1000 हैं। एक बतख मियां अंसारी थे, शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना। एक बतख मियां अंसारी थे, फ्रीडम फाइटर थे, आज कोई नाम नहीं ले रहा है उनका। ऐसा लग रहा है कि इस देश को आरएसएस के लोगों ने आजाद करवाया, ऐसा लग रहा है कि इस देश को वीर सावरकर ने आजाद करवाया, ऐसा लग रहा है कि इस देश को गोडसे ने आजाद करवाया, जबकि वीर सावरकर 5 मरतबा अंग्रेजों से माफी मांगा। गोडसे हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान का सबसे पहला आतंकवादी, आज ये इनके आइडियल है। आप बताओ मुझे, बतख मियां अंसारी कौन थे? चंपारण में 1867 में पैदा हुए बतख मियां अंसारी अंग्रेजी हुकूमत थी, बड़े हुए जजिए माश के लिए चंपारण के डाक बंगले में दरबारी करते थे। क्या करते थे? दरबान थे। 1917 में गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद जब चंपारण गए, हिंदुस्तानी किसानों ने शिकायत की अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, तो राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी चंपारण 1917 में गए। चाचा सुनिएगा बात, 1917 में गए तो अंग्रेजों ने प्लान किया कि बतख वो गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद को जहर दे दिया जाए। तो जहर दिया गया, खाने में मिलाया गया। खाना बनाने वाला वो भी अंग्रेजी हुकूमत का था, अंग्रेज था। बनाया बावर्ची खाना, बावर्ची को जो था बावर्ची खाना बनाया, उसमें जहर मिलाया। अब उस जहर को कौन ले जाए गांधी जी के सामने? उसमें उसे कोई इंडियन आदमी चाहिए था, तो उसने पकड़ा बतख मियां अंसारी को, जो दरबान थे चंपारण के डाक बंगले। बतख मियां अंसारी से कहा, बतख मियां अंसारी, ये खाना तुम्हें राजेंद्र प्रसाद और गांधी को परोसना है। बतख मियां अंसारी को मालूम था कि इस खाने में जहर है। बतख मियां अंसारी ने कहा कि मैं ये खाना गांधी जी के सामने नहीं लेकर के जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो बतख मियां अंसारी के परिवार को ला करके अंग्रेजों ने बंद कर दिया और कहा, ये देखो तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे। अगर तुम
ये खाना गांधी के सामने, राजेंद्र प्रसाद के सामने नहीं ले गए तो हम तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे। बतख मियां अंसारी डर गए, खाना लेकर के गए और राजेंद्र प्रसाद के कान में कह दिया कि हुजूर खाना मत खाइएगा, खाने में जहर है। क्या कहा? खाना मत खाइएगा, खाने में जहर है। उस रात 1917 की रात को गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद ने खाना नहीं खाया। जब वो चले आए, अंग्रेजों को मालूम हो गया कि बतख मियां अंसारी ने मुखबिरी कर दी गांधी जी को, तो बतख मियां अंसारी को नौकरी से निकाला गया। उसके बाद झूठा चोरी का इल्जाम लगाया गया, जैसा आज हम पर लगाया जाता है। झूठा चोरी का इल्जाम लगा करके जेल में डाला गया और बतख मियां अंसारी को बहुत मारा अंग्रेजों ने, बहुत मारा। जब देश आजाद हुआ, बतख मियां अंसारी जेल में बेचारे बड़े जमाने बाद जब छुटे, इतनी हैसियत मिली, कमजोर हो गए, बुढ़े हो गए। जब बतख मियां अंसारी, जब ये देश आजाद हुआ तो राजेंद्र प्रसाद अपना पहला दौरा जब चंपारण का किए, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, 1950 को गए और तो वहां पर कांग्रेसियों ने कहा कि हुजूर एक बतख मियां अंसारी है। बोले हाँ, उसने मेरी और गांधी की जान बचाई थी। बोले हुजूर वो जिंदा। बोले लेकर के आओ। तो बतख मियां अंसारी को लाया गया। राजेंद्र प्रसाद ने बड़े मंच से 50 एकड़ जमीन बतख मियां अंसारी को देने का वादा किया। कितना? 50 एकड़। 1957 में बतख मियां अंसारी मर गए, जमीन नहीं मिली। 1958 में फिर लोगों ने शिकायत किया, बतख मियां अंसारी के परिवार को बुला करके राजेंद्र प्रसाद ने दोबारा उस जमीन को ऐलान करने के लिए अधिकारियों से कहा, लेकिन जमीन नहीं मिली। 1999 में प्रतिभा पाटिल जब सदर जमहूरिया थी, उसने किसी बहुत ही आजाद कोई रिपोर्टर था, उसने एक आर्टिकल में बतख मियां अंसारी को कोट कर दिया और कहा कि आज तक कांग्रेस की हुकूमत ने राष्ट्रपति के ऐलान के बाद एक फ्रीडम फाइटर को उसकी जमीन नहीं मिली। 1999 में बतख मियां अंसारी के परिवार को प्रतिभा पाटिल ने बुलवाया, उस खबर को पढ़ करके और ऐलान फिर किया गया कि 50 एकड़ जमीन बतख मियां अंसारी को दी जाए, लेकिन बतख मियां अंसारी के परिवार को जमीन नहीं मिली। हुकूमत किसकी थी? कांग्रेस की थी। अकबर साहब एक बात कहते हैं तेलंगाना की असेंबली में कि एक गाना गाने वाला बादशाह के दरबार में गया, गाना सुनाया, बादशाह खुश हुआ तो बादशाह ने कहा कि इसको जमीन दे दो तोहफे के तौर में, बड़ा अच्छा गाना सुनाया। तो गाने वाला जितनी ढोल बजाने वाले अगर 10 रुपया दे दो तो और तेज बजावे लगा, फिर 20 रुपया दो और तेज फिर 100 रुपया। तो वो ऐलान पे ऐलान होता चला गया। बादशाह ने कहा सोना दे दो, बादशाह ने कहा चांदी दे दो, बादशाह ने कहा अशरफी दे दो। वो बेचारा गाता चला गया, गाता चला गया। अपने घर गया, अपनी बीवी से कहा बेगम आज तो मजा आ गया, अब तो हम माला माल हो गए। बोले क्या हुआ? बोले मैंने बादशाह के सामने गाना सुनाया, बादशाह ने मुझे जमीन, जेवर, पैसा और अशरफी देने का वादा किया, जवाहरात, मोती। बोले तो बड़ी अच्छी बात है। बेगम भी खुश हो गई। उस दिन से रोटी की जगह पराठा बनने लगा। अब 1 दिन बना, 2 दिन बना, 3 दिन बना, 1 हफ्ता हो गया। बेगम को कहाँ बर्दाश्त, बेगम को नहीं मारना चालू की। अरे कहाँ जमीन है, कहाँ पैसा है, कहाँ जेवर है। दोपहर के बड़ी मुश्किल से बेचारा गया बादशाह के पास, कहा बादशाह सलामत। बोले कौन? बोले मैं वही हूँ जो मैंने आपको गाना सुनाया था। आप मेरे गाने पे खुश होकर के मुझे आपने इनामात देने के लिए वादा किया, ये सोना देने के लिए, जेवर देने के लिए, जमीन देने के लिए, अशरफी देने के लिए। हुजूर मिला नहीं अब तक। तो क्या कहा बादशाह ने? अबे तूने मेरे कान को खुश किया था,
मैंने तेरे कान को खुश कर दिया, इसमें लेने और देने की बात कहां से आ गई? तो 50-78 साल से हम लोगों के कान को सिर्फ खुश किया किसने? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने कहा हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हम अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाएंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, तब हमें इंसाफ मिलेगा। जब हम मिनिस्टर बनेंगे, जब हम डीजीपी बनेंगे, जब हम एसएचओ बनेंगे, तब हम तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे। हमेशा यही कहा। हमने इनकी हुकूमत बनवाई, इनके बेटे को डीजीपी बनाया, इनके बेटे को एसएचओ बनाया, इनके बेटे को डीएम बनाया, लेकिन आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। 20% आबादी है हमारी उत्तर प्रदेश में, 27% हमारी आबादी उत्तर प्रदेश की जेल है। ये नाइंसाफी नहीं है। आप बताओ मुझे, 24 घंटे कीर्तन होते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। 10 राउंडर लगते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी मुसलमान ने एप्लीकेशन थाने में नहीं दिया, लेकिन हमारी 2 मिनट की आजान के लिए कई एप्लीकेशन वक्त का मुख्यमंत्री भी कहता है राउंडर को बंद कराया जाए। 3 महीना रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, कांवड़ यात्राएं निकलती है। आज तक हमने नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं है। अगर हम 5 मिनट के लिए रोड के किनारे नमाज पढ़ ले, हमें लाठ नहीं मारे जाते हैं, हम पर मुकदमे कर दिए जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता है इस देश के अंदर, हिंदुओं की जो मान्यताएं हैं, लेकिन आज तक हमने किसी देवी देवता को गाली नहीं दिया। हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारा दीन हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। लेकिन आए दिन मेरे आका को गालियां क्यों जाती है, ये मेरा सवाल। साधु भी बड़ी दाढ़ी रखता है, बड़ी चोटी रखता है, संविधान इजाजत देता। कोई भगवा कलर के कपड़े साधु पहनता, कोई साधु सफेद, कोई मुसलमान भी जो वारसी है भगवा कलर के पहनते हैं, कोई सफेद पहनता है, कोई दाढ़ी है मुस्त रखता है, कोई बेरे इतनी रखता है, कोई कटाता ही नहीं है। संविधान इजाजत देता है, लेकिन दाढ़ी तो हमारी नोची गई। क्या हिंदुस्तान में आज तक किसी साधु की दाढ़ी नोची गई? हमने नोचा है? नहीं नोचा है, क्योंकि हमारा दीन, हमारा संविधान दोनों इस बात की इजाजत नहीं देता। लेकिन हमारी दाढ़ी क्यों नोची जाती है? कौन संविधान की आर्टिकल के किस आर्टिकल के तहत हमारी दाढ़ी को नोचा जाता है? क्यों हमारी मोबिलिटी होती है? इस देश में सुअर खाने वाले, कुत्ता खाने वाले, बिल्ली खाने वाले, जुआ खाने वाले हैं। इसी देश में राम को पूजने वाले और रावण को पूजने वाले भी हैं। और इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी खुदा या किसी भी भगवान को नहीं मानते, वो नास्तिक है। हमारे देश का संविधान उसे भी मानता, लेकिन हम पर ये हमलावर क्यों है दुनिया? हम पर ये हमले क्यों है? आप बताओ मुझे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सारा खेल सियासत का। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। मुख्तार अंसारी 25 साल जेल में थे, 12 साल से बीजेपी हुकूमत है। 13 साल किसकी हुकूमत थी? सपा और बसपा की ना। अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि एमआईएम से ज्यादा मेरे घर में एमपी मिलने हैं। अफजाल भाई, आप मुख्तार अंसारी को नहीं बचा पाए। क्या मतलब है फिर? 13 साल जेल में रहे किसकी हुकूमत की? 12 साल से बीजेपी की। मुख्तार अतीक अहमद 25 साल जेल में थे। आज 10 साल 12 साल से बीजेपी है, 13 साल कौन था? सपा बसपा कांग्रेसी थी ना। आप बताओ मुझे। जुल्म तो हमेशा हमारे साथ हुआ, हुकूमत किसी की भी रही है। और जब हम अपने जुल्म की दास्तान अपने लोगों के बीच में बैठ करके कहते हैं ये सपा बसपा और कांग्रेस के नाम लिहाज चपरासी, ये हमको कहते हैं बीजेपी की भी टीम है। कांग्रेसियों, अगर तुम्हारी हुकूमत ने इंसाफ किया होता तो हिंदुस्तान में 2500 पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड न हो।
हमारी गलती यही है, सबने अपनी पार्टी रजिस्टर्ड करवा ली, सबने अपना नेता बना लिया, सब तो आगे बढ़ गया, हर कोई मुख्यधारा से जुड़ गया, लेकिन हमने अपनी पार्टी नहीं बनाई, अपना नेता नहीं बनाया, हम मुख्यधारा से कट गए। सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट कहती है मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी गुजारता। क्यों? हुकूमत तो हमारी नहीं थी ना। ऐ कांग्रेस के चपरासियों, अगर हम दलित से बदतर हुए तो किसकी हुकूमत में हुए? ऐ समाजवादी पार्टी के चपरासियों, अगर हम मुख्य धारा से कट गए तो किसकी हुकूमत में कटे? ये जवाब तुम नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? बंद।